हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और जो क्यूज हैं वो क्विकली आपकी स्क्रीन पे। पहले इंडिविजुअली एसजेएक्स दिखा दें तो बढ़िया रहेगा। 1/4 से 1/3% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने के एसजेएक्स की तरफ से इंडिकेशंस आते हुए, ये देखिए 1/3% का दबाव। गिवन जिस तरह का यूएस का परफॉर्मेंस था, बुरा नहीं है हल्की कमजोरी के साथ जो हम खोल रहे हैं, क्योंकि यूएस में कल पेनफुल सेशन था। कल 2.5% तक यूएस के बेंचमार्क्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, तीनों में प्रेशर, तीनों ऑलमोस्ट 2.5% का दबाव। दिन के खुले, उसके बाद हर टिक के साथ प्रेशर, दिन के लोज के आसपास जाके कल यूएस के मार्केट्स बंद हुए। तो ये कल की कहानी थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स पहले थोड़ी मजबूती ज्यादा दिखा रहे थे, अब फ्लैट हैं, हम माइली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पे वो इलेक्शन जो वर्डिक्ट है उसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, प्लस वो इन्फ्लेशन का डेटा आज यूएस में आना है। उससे पहले कह लीजिए आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती है। एशिया में फिर से कई सारी पॉकेट्स ऑफ पेन है, जैसे हैंगसेंग फिर इस समय दिखाइए एशिया, अब वो परसेंटेज में दिखेगा नहीं, आपको पॉइंट्स में दिखेगा, लेकिन वो हैंगसेंग वापस पेन में आ रहा है। 2% के आसपास की कमजोरी। खैर ये बताएंगे, अभी कुछ थोड़े पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे चाइना रिलेटेड और इश्यूज सामने आते हुए लॉकडाउन रिलेटेड, शायद इसीलिए वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है शांघाई हैंगसेंग के बाजार। लेकिन एशिया म्यूटेड ही कामकाज कर रहा है ओवरनाइट यूएस क्यूज से, और एसजेएक्स निफ्टी इसीलिए हल्की कमजोरी। इसलिए मैंने कहा 2.5% दबाव में था, तो उस लिहाज से हमारा प्रेशर फिर भी रिस्ट्रिक्टेड फॉल नजर आ रहा है एटलीस्ट अब तक। 2-2.5% अगर यूएस गिरता है तो उसके सामने कैसी पिच रिपोर्ट है? एक कैमरा जूम नहीं करेंगे क्या? पिच दिखाओ ना, आज तो जरा सा पिच लेके जाइए। इंडिया और इंग्लैंड की पिच भी देखनी है। ये आपने बजट अप्रूव नहीं करा, कैमरा तो लगा के नहीं दिया। और इस बजट में इनको सिर्फ छेद करना था, इसमें इनको तो पैसे भी लगाने थे, ग्राफिकली करना था, वो कैमरा ही नहीं लग रहा है। ग्राफिक तो यार बड़ा सस्ता होता है ना, फिर भी नहीं हो रहा है। एनीवे अगर ये ईयर चेंज कराएंगे इसको, ये बिल्कुल मॉडर्न टाइप की पिच है जिसमें स्टंप के अंदर भी होना चाहिए कैमरा। और बजट कम है। रुमाल मांगा था जेब में लगाने का, आपने वो नहीं दिलाया। कॉफी आई है ना? आई थी कॉफी तो आई। देखो पिच रिपोर्ट कमजोर है। हालांकि आप बार बार ये कह रहे हो ना इलेक्शन, भैया ऐसा इतना बुरा नहीं है रिपब्लिकन के लिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कल देख रहा था क्यों प्रेशर है, तो वहां पे 2 नैरेटिव चले। हाँ। कि वो जॉब इन्फ्लेशन के डेटे से पहले की नर्वसनेस है और अभी असमंजसता बनी हुई इलेक्शन रिलेटेड। ये हर जगह की हेडलाइन थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। वहाँ पे क्या हुआ कि 2 तरह के इलेक्शन हुए, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा मतलब वहाँ के जो हाउस ऑफ कांग्रेस है, उसमें लोअर हाउस में 436 सीटों में हुआ था, 218 चाहिए। तो अभी भी वो लोग लीड कर रहे हैं, यानी रिपब्लिकन्स लीड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बुरा नहीं है, मेरे सामने नंबर्स खुले हुए हैं। 100 सीट हैं आप सीनेट सुबह। नहीं, सुनो ना, बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो जो है आराम से जो हो रहा है, अपर हाउस लोअर हाउस सब पे हो रहा है। अपर हाउस की 1/3 सीट पे, मिड टर्म 1/3, अपर हाउस मतलब 100 सीट वाला कौन सा है? सीनेट। 100 सीट वाला सीनेट है। सीनेट में 1/3 हर दूसरे साल होता है, जैसे अपने राज्यसभा की सीट होती रहती है चुनाव। तो उसमें से अगर कोई एक आदमी ज़्यादा जीत लेगा तो जो 50-50 वाला होता है ना, 100 में इधर 50-50, तो उसमें कौन ज़्यादा ले जाएगा। तो अभी जो है ना, दोनों 48-48 पे खड़े हुए हैं। 3 सीट की काउंटिंग अभी चल रही है। चौथा जो एक जॉर्जिया है, उसमें एक बड़ा अच्छा खेल हो गया है। जॉर्जिया में 99% की काउंटिंग हुई, जिसमें दोनों के पास उतने वोट नहीं आए कि उनको विनर घोषित किया जा सकते। वहाँ पर रिपब्लिकन को 49.4% और जो माफ़ कीजिएगा, डेमोक्रेट्स को और रिपब्लिकन को 48.5%। रूल ये कहता है कि 50% प्लस 1 होना चाहिए, तभी आप विनर घोषित किए जाएंगे। तो अब चूंकि 99% पे रुक गया मामला, बाकी लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से थोड़ी 2 ही पार्टी हैं, कुछ और भी इधर उधर के लोग लड़ते हैं। तो अब ये रन ऑफ होगा। रन ऑफ का मतलब क्या होता है? 6 दिसंबर को एक बार फिर से इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव होगा, बाकी सब हट जाएंगे। उसमें जो जीतेगा, तो जॉर्जिया का केस वहाँ फाइनल होगा। तो अब एक कम कर लिया, बचे 3, 48-48। इन 3 में 2 में अभी तक रिपब्लिकन लीड कर रहे हैं। आगे क्या होगा अगले 1-2 घंटे को पता चलेगा। तो ऐसी संभावना लग रही है कि सीनेट शायद रिपब्लिकन्स के हाथ में चली जाएगी। मेरे पास आज शाम तक आ चुका होगा। आज शाम तक मोस्टली आ जाएगा। एक आध सीट का डिबेट होगा तो लिंगर कर रहा होगा। एक वो नहीं, अगर आप 100-1 पे भी लेके चलोगे ना, तब भी लीड तो रिपब्लिकन की हो जाएगी। जॉर्जिया देखेंगे जब होगा, तब 6 दिसंबर को। और रिपब्लिकन मतलब हमारे ट्रम्प साहब वाली। और दोनों कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। ट्रम्प ने भी कह दिया, बाइडेन ने भी कह दिया कि हम 24 में लड़ेंगे। यंग ब्लड कमी है वहाँ।
यंग ब्लड उनका जो है, रॉन डिसेंटी जो जीत के आया है फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा इज कम्प्लीटली रेड, वो कह रहा है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ, और वो बहुत यंग एज का है, 40-42 साल का होगा रॉन डिसेंटी। मुलायम सिंह जी ऐसे एकदम वेल वर्स्ड है नॉम डिसेंटी, तो वो मतलब वो किससे लड़ेंगे अभी तक? अभी तो ये लोग कह रहे हैं इनकी अपनी पार्टी प्राइमरीज वो करेंगे ना, उसमें डिसाइड होगा इनका, मतलब इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, दोनों ने इच्छा व्यक्त कर दिया, बाकी प्राइमरीज सामने आएंगे। पहले तो अपनी पार्टी के अंदर चुनाव जीते हैं, तब तय होगा कि तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, तो खैर वो हम लोग साइड में छोड़ते हैं। तो चुनाव का मामला इतना बुरा नहीं है रिपब्लिकन के लिए जितना माना जा रहा था। हाँ, ये जरूर है कि जो एक वेव की बात चल रही थी ना कि एकदम सब तरफ खाली रिपब्लिकन, ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए बाजार ने उसको डिस्काउंटिंग दे दी कि भाई उसके दम पे जो इतना चला था वो नीचे आ गया। पहली तो घटना ये समझ लीजिए आप। दूसरी घटना जो ज़्यादा हमको वरी लग रही है वो मेरे हिसाब से चाइना की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन्स लग रहे हैं, WPI के नंबर नेगेटिव में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब वाला स्टेट वहाँ पे लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो डिमांड घटेगी। इसीलिए आप देखिए क्रूड गिर गया, मेटल्स गिर गए, तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी निराशा है। तीसरी घटना जो सब जो लोग दिलचस्पी रखते हैं क्रिप्टो में, उनके लिए है कि वहाँ पे FTX करके जो एक एक्सचेंज था वो बिल्कुल बुरी हालत में था, तो उसको एक दूसरे एक्सचेंज ने कहा कि हम खरीद लेंगे, बिनांस ने, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, उनकी हालत बहुत बुरी है, उनको $8 बिलियन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खरीदेंगे। तो जैसे डील कैंसिल हुई तो क्रिप्टो की तमाम करेंसीज में तेज़ गिरावट देखने को मिली, और चूंकि पैसा वहीं पे लगा घूम के, तो इसका असर ETF में आया, ETF में भी सेल ऑफ देखने को मिला है। तो ये 3 मेन घटनाएँ यहाँ पे हो गई। लेकिन चौथी घटना जो है ना, नैरेटिव्स का लिए वर्मा जी बहुत मज़ेदार है। सारे जो फेड के गवर्नर्स हैं अलग अलग के, अब वो फिर आगे कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था, बहुत पहले से इनको इन्फ्लेशन रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए थी, हम जैसा सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा। हाँ, एकदम पलट गए, सब पलट गए, सबको लगा कि अब पलट जाना चाहिए, तो सब नेगेटिव बातें करने लगे। अब कुछ दिन तक वो नेगेटिव करेंगे, आज शाम तक कम से कम हो सकता है नंबर गड़बड़ाने वाला हो। नेगेटिव बातें करेंगे क्योंकि बेसिकली अब इलेक्शन हो रहा है, खत्म हो गया, अब खुल के बात करो, इलेक्शन अपने पक्ष की बात अपने दिल की बात करेंगे, इलेक्शन हो खत्म हो गया, और हो सकता है शाम का इन्फ्लेशन काफी बढ़ के आने की संभावना हो। मुझे नहीं पता, ये मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ, लोगों की बात इस बार एडजस्ट कर लें, अगली बार करें पता नहीं, लेकिन जितने गवर्नर ना सब उसी टाइप की बातें कर रहे हैं कि हम लोग उतनी तेजी से काम नहीं कर पाए, और ऐसा हो नहीं रहा, वैसा नहीं हो रहा है। तो मार्केट में आज का सेंटिमेंट वाला इंडेक्स जो है वो नीचे रेड में, रिपब्लिकन के साथ रेड में आ गया वो। लेकिन मार्केट में आज का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शाम को 5:30 बजे के आसपास US इन्फ्लेशन नंबर आएगा CPI का, तो वो बहुत कुछ कहानी कहेगा कि कैसा स्थिति है। तो इसलिए आप मार्केट थोड़ा सा आपका, वो 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया मेटा ने। अरे कल देख रहा था कितने सारी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे, तो हम लोग बहुत बार बात कर रहे हैं कि पॉज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है और निकालना शुरू हो रहा है। देखो, ये सब तो हो रहा अभी है। उन्होंने 11,000 को निकाला है, जो कि 13% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है, और उन्होंने अगस्त में कहा था हम 20% को निकालेंगे। ये जब वर्स्ट चीज अब सामने आ रही है, तो ये वर्स्ट समय होता है जब इंडेक्सेस सब प्राइसिंग करना शुरू कर देते हैं। नैस्डैक में फंड्स फ्लो नहीं आने शुरू हुए, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी चूंकि लोग कह रहे हैं कि IIT में भी और नैस्डैक बहुत करेक्ट हुआ है, हाँ ना, अभी और कह रहे हैं करेक्ट होगा थोड़ा, तो अभी थोड़ा समय है, देखते हैं क्या होता है। मतलब 10-15 दिन और लगेंगे अभी इसमें। दिसंबर वाला जो नंबर है 1 दिसंबर को आएगा, 1 दिसंबर याद रखना आप लोग, PC नंबर आएगा उस दिन, इन्फ्लेशन वाला, तो उसमें देखें क्या निकलता है। लेकिन कुल मिला के माहौल मतलब बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रहा मुझे। आज का सबसे अच्छा माहौल ये है कि हम लोग 1:30 बजे के बाद मैच देखेंगे। हाँ। मैं तो देखूंगा भाई, आप शो करते रहना। मैं क्यों करूँगा, कल्टी मार गए वीरू पता नहीं वीरू है अभी मैं तो इसलिए भाग रहा था कि वीरू भाग ना पाए। बैठे हैं क्या, सीट पे है नहीं अभी। भाई शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा बात पहले टीम बता देता हूँ, फिर आता हूँ मैं एक्सचेंज वाले पे पूछना चाहता था, ये जो बिटकॉइन, क्योंकि इंटरेस्ट है लोगों का क्रिप्टो करेंसी में, इस पर आएंगे आप लोग। पहला स्टॉक जो ले रहा हूँ आज दीपक नाइट्राइट का, जो मेंशन कर रहा हूँ, ले रहा हूँ मतलब मेंशन कर रहा हूँ, रेड में रख रहा हूं दीपक नाइट्राइट का, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स जो आए कल बाजार बंद होने के बाद वीक, कमजोर, और एक और क्वार्टर जब कमजोर परफॉर्मेंस आता होगा। और पूरी तरह से जिस डिवीजन को लेकर बहुत रीरेटिंग हुई थी फिनोलिक्स की, है ना, उस फिनोलिक्स के डिवीजन में खासी वीकनेस, उसी से परफॉर्मेंस गड़बड़ाती हुई। फिनोलिक्स का जो मार्जिन था वो 53, एबिट जो है 53% गिरा।
ईयर ऑन ईयर, 45% क्यू ऑन क्यू, इस तरह का खराब परफॉर्मेंस। तो आय क्या हुई, साल दर साल 17% बढ़ी, पर उसके सामने एबिटा 30% गिरा, 23% के मार्जिन 14% के नीचे स्लिप होते हुए नजर आए, मुनाफा 31% गिरता हुआ आपको नजर आएगा। तो दीपक नाइट्राइट एक बार फिर से कमजोर परफॉर्मेंस, और ये स्टॉक 3000 वाला करेक्ट हुआ, करेक्ट होकर धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग है। तो देखिएगा इसको, ये शायद आज के सेशन में रेड में कामकाज करता हुआ दीपक नाइट्राइट नजर आए। दूसरा जो स्टॉक है उसको वो ल्यूपिन है, और ल्यूपिन को इन ग्रीन रख के चल रहा हूं फार्मास्यूटिकल। हालांकि नंबर्स जो आए कल बाजार बंद होने के बाद लार्जली इन लाइन सेट ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर करी। इन लाइन सेट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली टॉप लाइन के आंकड़े एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोटा मोटी परफॉर्मेंस वही है, पर फिर मैं ग्रीन लेके क्यों चल रहा हूं इसको, दो अच्छी चीजें, सीक्वेंशियली मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, 6% वाले मार्जिन्स क्यू ऑन क्यू, मतलब इससे प्रीवियस क्वार्टर में 6%, वो बढ़कर 10.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 11% पे बढ़िया 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में एक्सपेंशन होता हुआ। और इवन जो एक्सपेक्टेशंस थी 10.7 के आसपास की, उसको सरपास करके डिलीवर करा ल्यूपिन ने अपना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो ऑपरेशनली एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। और दूसरी अच्छी बात कि अमेरिका में जो, क्योंकि हम बहुत क्लोजली फार्मास्यूटिकल्स का डिपेंडेंस यूएस सेंट्रिक बिजनेस लार्जली सारे बड़े प्लेयर्स के, तो यूएस को अलग से ट्रैक किया जाता है परफॉर्मेंस कैसा। यूएस के बिजनेस में क्यू ऑन क्यू एक रिकवरी अब विजिबल है। $121 मिलियन इससे प्रीवियस क्वार्टर में यूएस की सेल्स क्लॉक हुई थी, वो बढ़कर $159 मिलियन पे होती हुई आपको नजर आएंगी। तो जो सीक्वेंस, तो अदरवाइज परफॉर्मेंस मोटा मोटी इन लाइन, जो इंटरनल्स है वो हाईलाइट कर रहा हूं, जो सीक्वेंशली इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ल्यूपिन को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हालांकि इसका मेरे ख्याल से आज और डिटेल में अपडेट आता रहेगा। कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल्ड है 4 बजे, तो दिन के दौरान मुझे लगता है ये स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरनल्स बेहतर प्लेस नजर आते हैं। तीसरा स्टॉक जो मेंशन करना चाहता हूं वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी को ग्रीन रखता हूं। जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस पेट्रोनेट एलएनजी का। पहले परफॉर्मेंस बता देता हूं, क्यू ऑन क्यू देखते हैं पेट्रोनेट एलएनजी को हम लोग सीक्वेंशियली। क्यू ऑन क्यू 12% आय में उछाल, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। एबिटा 10% इंप्रूव होता हुआ, मार्जिन 7.3% क्लॉक करे इस कंपनी ने। तो जो और एस्टिमेट्स क्या थे, मुनाफा 607 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड था, लार्जली 744 करोड़ रुपीस का मुनाफा डिलीवर कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर था। तो ये इस नंबर को मैं बेटर देन एस्टिमेट्स मान के ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 हो गए मेरे, 3 हो गए। मैंने 3 में दीपक नाइट्राइट रेड, ल्यूपिन और पेट्रोनेट ग्रीन रखी। अरे मेरी टीम कहाँ चली गई भाई, आ गई। पहला स्टॉक है जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। ओके। तो इनके रेवेन्यू 2% गिरा है, एबिटा इनका 18% बढ़ा है, मार्जिन इनके जो है 2% 2.5% करीब 3% बढ़ गए हैं, और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो नंबर यहाँ पे ठीक लग रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें ध्यान दिया जा सकता है, ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। और वैसे भी चूँकि सरकारी कंपनियां हैं और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहता है, तो इसलिए इनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं माल बेचने में, रादर की इनपुट कॉस्ट इनकी बहुत बढ़ के आई हुई है। तो मुझे लगता है कि जीएसएफसी ग्रीन में होना चाहिए। बलरामपुर चीनी है, इस बार चीनी कंपनी में नतीजे आप देखिए क्या बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, लाल में 8.5% इनका रेवेन्यू गिर गया, 936 करोड़ आया है, और इनका जो मुनाफा है ना वो कितना 90 करोड़ के घाटे में बदल गया है, जो पहले 14 करोड़ का मुनाफा होता रहता। तो मार्जिन +1.4 से -10% है। देखिए चीनी जो सेगमेंट है ना वो बहुत ही सिक्लिकल है, और पॉलिटिकल कमोडिटी पे चलता है। आ गया था कि देखो सिक्लिकलिटी से बाहर आ रहा है, क्योंकि इथेनॉल से कमाई हो रही है। वो अब नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये सिक्लिकल था, सिक्लिकल ही है, कैसे परफॉर्मेंस गिरे रहेगा। आपकी जो इनपुट है जो आपका कमोडिटी, वो पॉलिटिकल कमोडिटी है, उस पर सरकार का दखल है ना, गन्ने पर। प्लस सरकार दाम तय कर रही है, इथेनॉल का दाम सरकार तय करेगी, चीनी का दाम सरकार तय करेगी, चीनी के एक्सपोर्ट सरकार तय करेगी। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में किसानों को पैसा देना है खाली।
तो उससे क्या होता है, बहुत दिक्कत हुई और ये सिक्लिकलिटी अब दिख रही है इसमें। तो जो स्टॉक्स में एक बड़ी रैली बनी थी, अब वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। पता नहीं, मतलब ये बहुत ही न्यूज़ ड्रिवन काउंटर हो गया, इसलिए आप देखिए सारी चीनी कंपनियों के नतीजे एक जैसे आ रहे हैं और इसमें काफ़ी आया, हालांकि इन्होंने बाईबैक वगैरह कुछ शायद अनाउंस करने की बात चल रही थी, देखते क्या होता है उसमें। लेकिन बलरामपुर चीनी के नतीजे कमज़ोर है, इसको ध्यान रखिए। टाटा मोटर्स आपने लिया है, तो उनका जो छोटा भाई है DVR, वो हमने ले लिया। कहानी पूरी विस्तार से यजमान जी ने समझाई है। इसमें खाली एक चीज़ और जोड़ दें, अगर चीन में इतनी बड़ी दिक्कत आएगी ना, तो ये जो JLR बहुत कह रहे हैं बहुत बिकेंगी, वो भी नहीं बिक पाएंगी, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। बाकी नंबर्स डिटेल में हर्षदा ने भी समझाया और राशिद ने समझाया। तो DVR भी हमें रेड, अच्छा ये चला भी बहुत था, DVR ने आउट परफॉर्म करा था। ये क्यों चला था? क्योंकि भाई रैशनल तो नहीं, तो डिस्काउंटिंग ज्यादा हो गई थी, तो मैच वो कर टाटा मोटर्स DVR अब कभी भी 60% डिस्काउंट पे चला जाता है अपने ऑर्डिनरी शेयर से, कभी और स्क्वीज होकर 30% डिस्काउंट पे आता है। तो इसका डिफरेंशियल प्ले कर लेते हैं लोग, फिर उस नैरेटिव वही चल जाता है कि डिस्काउंटिंग ज्यादा थी, डिस्काउंटिंग इतनी लॉजिकल नहीं है इसलिए कम। फिर जब कम हो जाती है और स्टॉक पिटने लगता है तो फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करेगा, तो बोले उसको कैसे नॉर्मली हिस्टोरिकली 40-50% रहती है इसलिए गिर रहा है। एक दिन मैंने देखा कि पहले तो DVR खूब चलता रहा, फिर अचानक एक दिन टाटा मोटर्स भी चल गया। लोगों ने कहा नहीं, इसको कैचअप करने के लिए टाटा मोटर्स चल रहा। तो अब मुझे लगता है कि वो आज दोनों ठीक हो जाएंगे। पर ये जैसे होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 90% तक चले जाता है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के, कई बार फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बाजार गैस एस्टिमेट करता रहता है। DVR का डिफरेंशियल इतना होना चाहिए कि हमें और आप में कोई एक्टिवली वोट करना चाहिए, सबको करते हैं क्या, तो उस ये वोटिंग राइट का ही तो मैं ऑर्डिनरी शेयर में फायदा उठा रहा हूँ। तो कितना होना चाहिए, तो भाई 50%, 30-40 ये एम्बिगुअस है। पर ठीक है, आपका कहना है कि आउट परफॉर्म करा था, रिजल्ट खराब थे, तो ये हो सकता है बीटा के ये बहुत सारी होल्डिंग कंपनी को भी ऐसे डिस्काउंट देते रहते हैं लोग। हाँ, वो एम्बिगुअस है बिल्कुल। आप कितना डिस्काउंट दोगे, क्या करोगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 हो गए मेरे। अच्छा, टाटा मोटर्स मैंने बोला नहीं था, अब आया है, मैं बता देता हूँ उसके नंबर डिटेल में, ठीक है। याद आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैंने बताया नहीं? मेरे बताने के लिए रह जाएगा, इसलिए अच्छा हुआ आपने नहीं बताया। इन्होंने जो पॉइंट बताया उसके अलावा बता देता हूँ। टाटा मोटर्स की नंबर्स कमजोर है। जो स्ट्रीट, पहले तो स्ट्रीट जो एस्टिमेट कर रहा था उससे तो तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट। अब पहला एस्टिमेट आज पिछले शो में हेडलाइन पढ़वाई प्रोड्यूसर साहब ने, क्लियर है वो 250 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट के एस्टिमेट्स थे, 950 करोड़ रुपए का लॉस आया और ये ऑपरेशनली गड़बड़ा गया मामला। इबिटा एस्टिमेट्स थे 8,330 करोड़, आए कितने 5,572 करोड़, इस तरह का मिस हुआ। JLR के एबिट मार्जिन 10.3% पे आए, जो तिमाही दर तिमाही 230 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। तो JLR की मार्जिन बहुत क्लोजली स्ट्रीट ट्रैक करता है, क्योंकि टाटा मोटर्स की स्टोरी JLR नैरेटिव डिसाइड करने लगा था जब से एक्विजिशन हुआ था। 230 बेसिस पॉइंट वहां गिर। JLR ने निगेटिव फ्री कैश फ्लो 15 मिलियन पाउंड्स का डिलीवर करा है। अब वो रीजन हो सकता है एडवर्स कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल मूवमेंट के चलते, पर वो निगेटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट होते हुए वहां से नजर आए। और ज्यादा बड़ा कंसर्न अब मेरे लिए वापस कि नेट डेट वापस पाइल अप होती हुई। तो FY22 पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में नेट डेट थी 48,700 करोड़, वो बढ़कर अब ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ पे पहुंच गई 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 59,900 करोड़ रुपीस टू बी प्रिसाइज। तो एक वो दिक्कत। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट हो रहा है, दूसरी तरफ से JLR की प्रॉफिटेबिलिटी, फ्री कैश फ्लोज हर्ट हो रहे हैं, ये सब डेट और पाइल अप होता हुआ चला जा रहा है। तो ये कई सारे इश्यूज आ गए, इसलिए टाटा मोटर्स को मैं रेड लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अजम्पशन ये कि शायद आज ये दबाव के साथ ही कामकाज कर। नारायणा हृदयालय या नारायणा हेल्थ अलग अलग, लेकिन इस स्टॉक को रखिए हॉस्पिटल चेन को रडार पे। बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम, और वो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अच्छी बात, मार्जिन चाहे साल दर साल हो, मार्जिन चाहे सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू हो, एक इंप्रूवमेंट आया है। रेवेन्यू ग्रोथ 40% साल दर साल, इवन 10% क्यू ऑन क्यू बढ़ता हुआ, और एबिटा 44% का जंप, 18% के मार्जिन साल दर साल बढ़ के 21% हो गए। इवन क्यू ऑन क्यू 19% थे जो बढ़ के 21% हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशनली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फिर से नारायण हृदयालय डिलीवर करता हुआ, इसीलिए इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। और फाइनली एक छठा स्टॉक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को रेड मार्क कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्मेंस। 17.5% के मार्जिन एक्सपेक्टेड, 16.5%, 16.6, 16.5% मोटा मोटी वो मार्जिन का आंकड़ा आता हुआ। बाजार एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट। बेसिकली वो लागत बढ़ रही थी, इफेक्टिवली शायद पास ऑन नहीं हुई है, और उसका खामियाजा शायद इस बार के क्वार्टर नंबर्स झेलते हुए। पिडिलाइट सिर्फ रेड। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब अभी 3 बाकी है।
सॉरी मुझे टाटा मोटर याद है, मैंने कहा ब्रावल है वो, सॉरी 3 स्टॉक। चलो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ समय बचाने के लिए। स्टार हेल्थ मुझे लगता है ग्रीन में रहना चाहिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अगर आप नंबर देखें तो जैसे इन्होंने दिखाया कि इनका 11% के आस प्रीमियम बढ़ के आया है, 3193 करोड़ के आसपास आया है, और मैनेजमेंट कॉस्ट इनकी काफ़ी कम हुई, तो ऑपरेटिंग नंबर्स ठीक होने चाहिए, और सॉल्वेंसी जो है वो इम्प्रूव होकर 1.9 आ गई जो 1.52 थी। तो नंबर हमको बेटर लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है स्टार हेल्थ ग्रीन में रहना चाहिए। श्याम मेटालिक्स के नंबर बहुत ही कमज़ोर हैं, सेल्स 23% के आसपास बढ़ी, लेकिन एबिटा 61% गिर गया है, मार्जिन 25 से घट के 7, और मुनाफा 73% गिर के 110 करोड़ पे आ गया है। अन्य खर्चे बहुत पूरी तरीके से 70% बढ़े, रेड में रखना चाहिए इसको। धनलक्ष्मी बैंक एक बहुत छोटा सा बैंक है, बहुत ट्रबल्ड है। इसमें एक पॉइंट जो मैंने कल देखा पढ़ा मैंने कि ये इनका रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव में चला गया है। वो 0.5%, 1%, 1.5% तक तो लोग को मानते थे कि ठीक है, 2% से ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन इनका तो नेगेटिव -1.3 चला गया। तो मुझे लगता है कि इसकी अच्छे खासी इसमें जो है रेड में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि नंबर बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि रिटर्न बिल्कुल इसमें दिख नहीं रहा है। चलिए अब हो गया 6, ब्रेक ले लेते हैं, 48 हो गया है, छोटा सा ब्रेक, अगले 4 स्टॉक्स ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से, और देखिए हम लोग 40 सेकंड के अंदर वापस आपकी सेवा में हाजिर। 7वां स्टॉक है ऑल कार्गो। नंबर्स के ठीक दिख रहे हैं, अच्छा खासा इनको इन्होंने एबिटा लेवल पे भी करीब 20-24% का उछाल दिखा है, हाई बेस पे ये नंबर प्रदर्शन उन्होंने किया है, और मुनाफा इनका 230 करोड़ है, जिसमें हायर टैक्स की वजह से आपको कंपेरेटिवली थोड़ा कम दिखेगा 263 के सामने, लेकिन नंबर्स ऑपरेशनली काफ़ी बेटर दिख रहे हैं, तो ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। वेस्ट लाइफ अच्छा नंबर है इनके, एबिटा लेवल पे बहुत अच्छे नंबर देखने को मिले हैं, घाटे से मुनाफे में आ गई ही कंपनी। हालांकि जुबिलेंट फूड की कल पिटाई हो गई थी नंबर के बाद, लेकिन हमको इसके नंबर बेटर लग रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन ट्रेड हो सकता है। गुजरात गैस के नंबर आने वाले हैं, और मुझे लगता है नंबर काफ़ी कमज़ोर होंगे। मल्टीपल प्राइस हाइक इन्होंने ली थी, लेकिन उतनी नहीं ले पाए थे जिसने से इनको पूरा मार्जिन इम्प्रूव हो, साथ ही वॉल्यूम उतना जनरेट नहीं कर पा रहे थे, गिर रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही थी। तो गुजरात गैस के नतीजों से एक्सपेक्टेशंस कम है, इसलिए रेड में होना चाहिए। और सेल के सब जो अनुमान देख रहे होंगे आप तमाम मीडिया हाउसेज में, वो बहुत नीचे के हैं। मुझे लगता है कि अब नंबर और ज़्यादा कमज़ोर आएंगे, क्योंकि मेटल की स्थिति पिछले 3 महीनों में काफ़ी गड़बड़ाई है, खासतौर पे स्टील की डिमांड बहुत बुरी तरीके से गिरी है, तो सेल को रेड में रख सकते हैं। अगले स्टॉक्स, एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बढ़िया टेलविंड्स की बात हो रही थी, लेकिन वो नंबर्स नहीं दिखा रहे। सीक्वेंशली परफॉर्मेंस थोड़ी सी पस्त होती हुई, क्योंकि बहुत सोलर पे थ्रस्ट वगैरह था, इसलिए मैं सीक्वेंशली कंपेयर कर रहा हूँ ताकि मोमेंटम असेस कर सकूँ। आय गिर गई है, फ्लैट ही कह लीजिए, 0.4% गिर गई। एबिटा 13% गिर गया, मार्जिन 28, 28.5 वाले 25% के नीचे स्लिप होगा, इसलिए मुनाफा 20% गिर गया। ये परफॉर्मेंस काफ़ी म्यूटेड है। अब उसमें हो सकता है किसी एग्जीक्यूशन को लेकर कुछ एबरेशंस आए हो, लेकिन जो भी हो क्लैरिटी बाद में आएगी। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट पस्त लग रहे हैं। KIOCL नंबर्स कमजोर आए, 66% गई, लॉसेस बढ़ के 102 करोड़ रुपए इस कंपनी ने क्लॉक करे। गुजरात एल्कलीज, ये ऑपरेशनली बेटर, ऑपरेशनली क्या टॉप डाउन बेटर दिख रहा था। रेवेन्यूज में 36% का उछाल, उसके सामने एबिटा जो है ऑलमोस्ट 59% का जंप, तो 17% वाले मार्जिन 20% के पार चले गए। मार्जिन का बढ़िया एक्सपेंशन दिख रहा है, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। और लास्ट में जाते जाते जरा वॉच आउट करेंगे इस स्टॉक को। अब लॉक-इन्स खुल रहे हैं। आज बारी है जो एक प्रोमिनेंट कंपनी जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, अब बहुत सारी प्रोमिनेंट कंपनी जो पिछले साल के बड़े आईपीओ से उनके लॉक इन खुलते चले आएंगे। पहला उनमें कड़ी में आ गया, कैंपस एक्टिवेयर हो चुका, पर वो लार्जली फोकस में नहीं था, ये न्यू एज वाले ज्यादा फोकस में थे। आज वैसे एक रेनबो चिल्ड्रंस का भी लॉक इन खुलना है, लेकिन FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स स्क्रीन पर लिख रही है। नायका का स्टॉक दिखा दीजिए, इसको मैं रेड लेके चल रहा हूँ। कल इसी इवेंट से पहले पोजीशन ठंडी होना नर्वसनेस स्क्रीन पे एविडेंट थी। आज वो लॉक इन खुलने की तैयारी, 6-6.5% कल गिरा था। आज वॉच आउट करने की जरूरत FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स को। आज तो कहा जा रहा है एक लार्ज ट्रेड भी शेड्यूल्ड है इस स्टॉक पे। खैर वो जैसे प्ले आउट होगा हम लोग रिपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इसको आज रेड लेके चलते हैं या फिर वॉच आउट करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस पार जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए इनका एक क्विक रैप अप लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक क्विक रैप अप, मिला जुला रुझान लेके चल रहा हूँ। बेसिकली जो
लार्जली सारे के सारे लार्जली रिजल्ट्स, क्योंकि नायका को एक्सेप्शन है, मैं आता हूं उन स्टॉक्स पे क्यों क्या है। दीपक नाइट्राइट कमजोर परफॉर्मेंस आता हुआ इसके फिनोलिक्स डिवीजन से, इसीलिए रेड लेके चल रहा हूं वीक क्वार्टर। ल्यूपिन के नंबर्स इन लाइन है पर इंटरनल्स अच्छे हैं, सीक्वेंशियली मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन, सीक्वेंशियली यानी कि क्यू ऑन क्यू यूएस बिजनेस बढ़िया पिकअप हो रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी जो एस्टिमेट से उससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। टाटा मोटर्स के खासे डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, अब उसमें ऑपरेशनल वीकनेस हो, उसमें जेएलआर के एबिट मार्जिन्स हो, उसमें इस कंपनी की बैलेंस शीट पे बढ़ता स्ट्रेस हो। नारायण हेल्थ मार्जिन्स फिर से बढ़िया एक्सपैंड, चाहे साल दर साल देखूं क्यू ऑन क्यू देखूं, इस एक्सपेंशन के चलते ग्रीन अच्छे नंबर्स। पिडलाइट इंडस्ट्रीज शायद इनपुट कॉस्ट भारी पड़ती हुई मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वीक परफॉर्मेंस। बोरोसिल रिन्यूएबल्स सीक्वेंशियली रेवेन्यू मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुई, ऑपरेशनली वीकनेस थोड़ी सी क्रीप इन हुई। KYOCL रेवेन्यूज खत्म, प्रेशर बढ़ता हुआ और लॉसेस तगड़े पोस्ट करे इस कंपनी ने। गुजरात एल्कलीज ये ग्रीन में इसीलिए क्योंकि ऑपरेशनली बेटर इस कंपनी ने मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाया है। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स जिसे हम पॉपुलरली नायका के नाम से जानते हैं, इसमें शायद इसको रखिए रडार पे। आज कल प्रेशर आ रहा था इसीलिए क्योंकि आज वो डी-डे है जब वो लॉक इन पीरियड खत्म होते हुए प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की। तो देखते हैं आज स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहता है, क्या वाकई कोई प्लेयर आते हैं इस स्टॉक एग्रेसिवली बेचने के लिए या नहीं, ये थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे रिजल्ट से तो आए हैं या आने वाले हैं। जैसे GSFC के रिजल्ट्स आए हैं, नंबर ठीक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन ट्रेड हो सकता है। लेकिन बलरामपुर चीनी, टाटा मोटर्स, DVR, श्याम मेटेलिक, धनलक्ष्मी, इन सब के नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं, तो यहाँ दबाव रह सकता है। स्टार हेल्थ के नंबर ठीक लग रहे हैं, ऑल कार्गो और वेस्ट लाइफ के भी नंबर काफ़ी बेहतर हैं यहाँ पे। लेकिन गुजरात गैस और सेल के नंबर आज आने हैं, हमें लगता है कि नंबर वीक हो सकते हैं। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आज, क्योंकि बहुत सारे क्यूज़ हैं। US के क्यूज़ अलग हैं, मार्केट के भी है, पॉलिटिकल भी है, और चाइना से भी बहुत क्यूज़ हैं। साथ ही आज इंडिया का मैच भी है, तमाम सारी घटनाक्रम है आज। इसके बीच में आपको ट्रेड करना है, कम से कम 1:30 बजे तक तो आप चिपके रहेंगे स्क्रीन से, उसके बाद दूसरी स्क्रीन से भी आप चिपक सकते हैं। तो अनुज, आज का मूड किधर है, इधर की उधर? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए सही कहा आपने, 1:30 बजे तो, और हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे पास तो इतनी स्क्रीन होती हैं कि एक ना एक स्क्रीन मैच लगा लेंगे। 1:30 बजे के बाद तो देखिए थोड़े मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएंगे, लेकिन आज एक्सपायरी है और ट्रेडर्स का पहला धर्म तो मार्केट है। एक्चुअली अब इस जो है, वैसे कल पाकिस्तान ने काफ़ी डरा दिया है, मतलब वो एकदम 1992 हम कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में चीज़ें रिपीट होती हैं, क्रिकेट में भी रिपीट होती हैं। एग्जैक्टली 92 का पैटर्न प्ले आउट हो रहा है, एग्जैक्टली वही। थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं, वो 1:30 बजे के बाद उसकी बात करेंगे। अच्छा, सुबह सुबह मैं देख रहा था SGX निफ्टी थोड़ा मेहरबान था मेरे ख्याल से। अब वो थोड़ा सा रियलिटी को थोड़ा सा कहते हैं ना, एक हाँ, अब वो थोड़ा सा दिखा रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को रियल लग रहा है। मैं बोलने वाला था कि 50-60 पॉइंट थोड़ा नीचे गिरेंगे, ज़्यादा गिरेंगे। कल हमने वो एक डाउ का चार्ट दिखाया था, वो वीरू ने एक्चुअली बहुत सही स्पॉट किया था। उसके बाद मैंने उसको बोरो किया था उस चार्ट को, कि वो जो ट्रेंड लाइन थी जो US मार्केट की, वहाँ से और जो डाउ जोन्स में परसों की इंट्राडे वॉलेटिलिटी थी, एक नीरज जी एक लग रहा था कि ये जो प्री मार्केट रैली US में हुई थी वो एकदम अब क्या खत्म होगी या नहीं होगी, और एग्जैक्टली वही हुआ है US में। तो वो घुमा भी बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन से है, तो ये थोड़ा सा नज़र रखिए। हम नॉर्मली इग्नोर करते आए हैं हर US मार्केट की डिक्लाइन को, लेकिन कुछ डिक्लाइंस होती हैं जो एक टाइम पर आती हैं, आपको उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ट्रेंड लाइन से घूमे हम, इसके लिए आपको इस पर ध्यान रखना होगा। लेकिन इंडियन मार्केट तो अभी भी काफ़ी रेजिलियंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस है। एक और चीज़ जो मैं देख रहा था, क्रिप्टो बाजार में वो जो डील हुई है उसके बाद क्रिप्टो कोलैप्स हो रहा है। कार्डानो और वो सोलाना वगैरह में देख रहा था, कुछ तो 40% डाउन है एक दिन में। बिटकॉइन ने भी अपना 52 वीक लो तोड़ दिया, तो वो एक रिस्क एसेट्स के लिए एक अच्छी खासी आपको एक वार्निंग साइन है मेरे ख्याल से। एक मार्केट में ना एक देखिए 3 दिन पहले तक मेरा भी एक व्यू था कि चाहे कुछ हो जाए मार्केट तेजी भागेगा, लेकिन अगर मार्केट में कुछ वेरिएबल चेंज होते तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में जिस तरीके से गिरावट आई है, आपको ये देखना होगा कि क्या एक ग्लोबल बाजारों में बड़ी गिरावट शुरू हुई है। और एक और चीज़, कल इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो FI मोमेंटम भी स्लो हुआ है। अब पिछले 3-4 दिन से जो 2,500 करोड़ टाइप के हम बाइंग देख रहे थे, कल वो सिर्फ 300 करोड़ की रह गई थी। अगर ये बाइंग कम हुई, जो ETF की बाइंग है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। और आज तो एक्सपायरी भी है, तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा टफ सेशन हो सकता है। आज टफ सेशन एक्सपायरी के दिन,
और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा, एक मुकाबला लाइंड अप है सेमीफाइनल का हमारा, तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। और ये बात सही है, सुबह लग रहा था, हम लोग कह भी रहे थे कि बुरा नहीं कर रहा आज बाजार, भारतीय बाजार रेजिलेंट दिख रहा है, जब यूएस 2.5% गिरा था। अब धीरे धीरे हमारा प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ। आज एक सुनो, तो तुम किसकी ट्वीट थी, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट थी वो मैच को लेकर कि देखो अगर हारना है तो आज ही हार जाना। उस दिन से बेटर कि आज संडे को हारने का स्कोप नहीं है, अगर आज जीत गए तो संडे को हारने का स्कोप नहीं है। आज हार गए तो चलो ठीक है, फिर भी हमने तो पाकिस्तान में हरा दिया, हमारा वर्ल्ड कप तो सभी जीत गए थे। क्या है, ठीक है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, हार गए, ठीक है। आज अगर जीत गए तो उसके बाद फिर संडे को नहीं हार सकते। सर संडे को भी नहीं हारेंगे, हम तो जीतेंगे। मेरा तो मानना है कि हम दोनों जीतेंगे, आज भी जीतेंगे, संडे को भी मेरी जीतेंगे। बात सही है, उस दिन हारने का मन बना रहे हो तो भाई आज ही निपट लो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप हमारा है। चलिए, ये सब इंटरेस्टिंग आज के लिए, इन सब पे आगे बातचीत होनी है। बहुत कुछ जो पॉइंट्स टच अपॉन हुए ओपनिंग कमेंट्री के तौर पे, उन सब का निचोड़, उन सब पे डायसेक्ट करके आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे, आज की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।